Welcome to this lecture on alternating current. In this lecture, we'll see the construction, working and principle of a transformer. Alternating current की एक ये एडवांटेज है ओवर DC कि alternating current can be transformed. Transformation का मतलब ये होगा कि given a certain value of power, which we write as V into I, हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम वोल्टेज को बढ़ा के करंट को डिक्रीज कर सकते हैं या वोल्टेज को घटा के करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारे ट्रांसमिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जहां हम ट्रांसमिशन लॉसेस बचा सकते हैं और हम एसी को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस काम के लिए जो डिवाइस यूज होता है, दैट डिवाइस इज ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कोई एक बहुत ही रेयर एंटिटी नहीं है। हमारे घरों में ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल होते हैं। अगर आप मोहल्ले में देखें, लोकेलिटी में जहां से आपको एक एसी सप्लाई मिलती है, वहां ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल होते हैं। और समटाइम्स दोज डिवाइसेस लाइक ए रेडियो रिसीवर और सम अदर सच डिवाइस, यू विल सी a small size transformer in them also. अब यहां ट्रांसफार्मर है क्या, पहले उसकी हम प्रिंसिपल की बात करें। एक ट्रांसफार्मर सिंपली एक वो डिवाइस है which facilitates us to transfer the electrical energy from one circuit to another circuit so that we can control the current and the EMF of that signal. We can sometimes gain on the EMF, we can increase the EMF. Obviously you will have to lose on the current, or we can decrease the EMF and gain on the current. Let's make a very simple diagram like this कि ये जो मैं आपको एक रेक्टेंगुलर रिंग दिखा रहा हूं, ये रेक्टेंगुलर रिंग हम देखेंगे एक ट्रांसफार्मर का कोर कहलाता है। ट्रांसफार्मर का कोर एक सिंगल रिंग आप समझ लें पहले, जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, और इस सिंगल रिंग को हम मान लें सॉफ्ट आयरन का बना लेते हैं। सॉफ्ट आयरन इज ए सूटेबल मटेरियल क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी तकरीबन बहुत ही हाई है, 5000 के आसपास, और इसको हम यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर द ट्रांसफर, इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन टू अनदर साइड। यहां हमने एक कॉइल इस पर टाई करके रखी है, और ये कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर है। कॉपर वायर इज कि अगर आप घर में एक प्लास्टिक वायर जो कॉपर की बनी है उसको प्लास्टिक काट के देखें, सो यू हैव द कॉपर वायर स्ट्रैंड्स। उन कॉपर वायर स्ट्रैंड्स पर एक वार्निश पेंट किया जाता है। उस वार्निश से जो अगर हमारे पास दो कॉपर वायर्स आपस में ऐसे भी रहे, जोड़ के भी रहे, there is no transfer of electrical energy from one to the other. That means they are insulated with respect to each other. हाँ, अंदर एनर्जी या अंदर उसमें इलेक्ट्रिकल करंट चल रहा है। और वैसा ही एक वायर हमने यहां पर टाई किया हुआ है with some NP number of turns. The term P I use for primary. और इस साइड में हमारे पास एक और ऐसा ही कॉपर वायर है विच इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो हमने इस साइड में बांधा हुआ है ऑन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है NS. S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। सो दिस साइड इज द प्राइमरी, और ऑब्वियसली हमारा जो इनपुट होगा दैट विल बी फ्रॉम द प्राइमरी, और दिस वन इज सेकेंडरी, जहां से हमारा आउटपुट निकलेगा दैट इज सेकेंडरी। अब इनपुट में हमने क्या किया, वी गिव ए सर्टेन एसी टू द इनपुट। मान लीजिए ये एसी एक जनरेटर से आ रहा है, इट इज E0 sin ओमेगा टी, और ये एसी क्या करता है, क्योंकि इस एसी में एक वेरिएशन है, कंटिन्यूअस वेरिएशन है करंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस द वेरिएशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा प्राइमरी में। और हाउ दैट ईएमएफ विल बी गिवन, इट विल बी गिवन बाय फैराडे लेंज लॉ, which says that induced EMF is equal to minus d over dt of phi. Phi is here magnetic flux. So this is magnetic flux. So since the current is changing, this is variation of current with respect to time,
and you see because of this change in current, the change in magnetic flux will be present in the primary. और अगर हम प्राइमरी में NP number of turns लेते हैं, मान लो the flux linked with one of the turns is phi, then you will see कि the total flux जो प्राइमरी के साथ associated होगा, so total magnetic flux linked or associated with primary will be equal to, तो इसको मैं NP into phi P या phi लिख देता हूं. So phi is magnetic flux linked with each turn और NP is number of turns in the primary. इस तरह से अगर आपको कैलकुलेट करना हो that what is the total flux linked with the secondary, same type of product but replace NP with NS और find out कि क्या अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, क्या वो सारा का सारा लिंक हो रहा है कि नहीं. सो वी आर गोइंग टू कम टू दैट, बट राइट नाउ आई हैव एन एक्सप्रेशन फॉर the EMF in the primary which would be equal to minus d over dt of NP into phi. So assuming कि with the passage of time जो हमारे पास number of turns in the primary है वो बदलने वाला नहीं है, that is going to remain constant. I can write this expression as EP is equal to minus NP. NP is number of turns in the primary multiplied by d over dt of phi. अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां जनरेट हो रहा है इन द प्राइमरी, वी हैव एंश्योर्ड टू मेक द असेंबली लाइक दिस कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसको लीड करेगा, ये कोर, ये अब कोर कहलाएगा. सो दिस इज कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इट विल लीड इट इनटू द सेकेंडरी. और हमारी एक फेयर एजम्पशन ये रहती है कि सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफर होगा. Later on, we will come to some concept of losses. That way, there is possibility that some of the flux is not able to reach from primary to secondary, which will be called as the flux leakage. But right now, we assume कि सारा का सारा जो magnetic flux है primary में, that is going to reach the secondary. अब जो ये magnetic flux है, this magnetic flux is going to change with the passage of time because the current passing through the primary is a change in current. And this we have already seen in terms of self-inductance or mutual inductance how this change takes place. अब यहाँ जब हम एक प्रोसेस लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज टेकिंग प्लेस. नाउ दिस ट्रांसफर इट invokes, it causes an EMF in the secondary also. So that EMF in the secondary, which I denote by ES now, like this one, we have derivative minus d over dt of, now the number of turns in the secondary is ns, here the number of turns is ns multiplied by phi. मैं एक assumption कर रहा हूं कि जो magnetic flux एक टर्न के साथ यहां लिंक हुआ, the same amount of magnetic flux is being linked with each turn in the secondary. I have a justification for this. I am right now thinking about an ideal transformer. Ideal. So आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में हो वो सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा. दैट वे वी डोंट हैव लीकेज एज सच. बाद में वी विल करेक्ट द चेंज, विल करेक्ट द एक्सप्रेशंस वेयर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द लीकेज. सो राइट नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस ns. ns is the number of turns in the secondary which is not going to change with respect to time into d over dt of phi. So I have taken these two equal to each other, thinking, as I said, that all the change of magnetic flux in the primary is transferred to the secondary as such. Now these two expressions give us something like this, कि अगर हम इनका ratio लें, if I take a ratio of the secondary EMF to the primary EMF, I'll get something like this. ES divided by EP. So I'm just dividing these two equations will be equal to, ये हो जाएगा minus NS into d over dt of phi divided by minus NP into d over dt of phi. So you will agree कि ये cancel out हो जाएगा, ये cancel out हो जाएगा,
and there will be a cancellation of minus sign. So we have ES divided by EP is equal to NS divided by NP. So this is going to be an important relation in case of a transformer, that the ratio of EMF in the secondary to EMF in the primary is equal to the ratio of number of turns in the secondary to the number of turns in the primary. और जो ये right hand side है, this right hand side is sometimes called as a transformation ratio or turn ratio. Turn is the number of turns in each coil, and transformation, you will soon see that how this ratio is going to be important. So I call it as a transformation ratio. You can also call it as turn ratio of the primary and secondary. Now it so happens कि अगर हम NS और NP की values कुछ arrange इस तरह से करें that I have acquired a transformer in which NS is greater than NP, you will agree कि ये जो रेशियो है this will be greater than 1. इस रेशियो को मैं एक सिंबल दे देता हूं. Let me call it as a symbol small n. So you will see n will be greater than 1. That is, transformation ratio is going to be greater than 1, so that the secondary EMF will be greater than primary EMF. This is significant क्योंकि यही हमारा control है on the primary and the secondary EMFs कि we can make the secondary EMF greater than the primary EMF. Right now I am silent about the current in the secondary and the primary. हम सिर्फ voltage या EMF की बात कर रहे हैं. Then second possibility is, अच्छा अब जो ये ट्रांसफॉर्मर बनेगा जिसमें सेकेंडरी EMF ज्यादा होगा प्राइमरी से, we call this type of transformer as a step up transformer. So जब हम घरों में कहते हैं कि raise the step, हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हम एक नॉब घुमा के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं. What is happening to the current underneath? That we will see after some time. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है that we have NS less than NP, you will agree कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो will be less than 1, ES will be less than EP, and this will mean कि अब ये ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी में EMF है that is lesser than the EMF in the primary, we call such a transformer as step down transformer. So far you have seen that there are three basic parts in the construction of this transformer. There is an input coil called primary coil, there is an output coil called secondary coil, there is a metallic core which we use for transferring magnetic flux from primary to secondary. So they become three essential parts. Then when we acquire this type of assembly or this type of construction, we have two kinds of transformers. One will be construction wise, constructed in such a manner that its transformation ratio is greater than 1, will be called as step up transformer. Other will be such that its transformation ratio is less than 1. This is the manufacturer's choice. At the time of manufacturing, you can decide this, or you can give this control even to the user. अगर आप घरों में देखें तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन एक स्विच भी होता है. आप डाउन की तरफ ले जाएं तो इट विल वर्क एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. आप स्टेप अप की तरफ उस स्विच को रखें, इट विल वर्क एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सो दिस इज पॉसिबल कि हम एक ट्रांसफार्मर को ड्यूअल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर and a step down transformer. The physics behind that is shown here. Now we use sometimes the term voltage very commonly rather than EMF. उसके लिए आपको याद होगा that EMF of a source is potential difference plus IR. Now in this case अगर एक ट्रांसफार्मर में हम बात करते हैं कि जो ये सेकेंडरी कॉइल है, this secondary coil is open. Open means it is not connected to any circuit. ये क्लोज पाथ नहीं बना रहा है. So in an open secondary, what we will see is that there will be no value of I. That means no current is being drawn from the secondary. In that case, you will see that EMF becomes equal to potential difference. अगर ऐसा हुआ, this becomes now a special case of the discussion कि अगर secondary open हुआ, that means secondary circuit अगर open है, so secondary is open, secondary circuit is open, then
I can replace this ES and EP with VS and VP. So ES will be equal to VS, EP will be equal to VP. तो ये जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को मैंने अभी लिखा है, this equation will then look like this, that ES divided by EP is same as VS divided by VP. VS is now the secondary voltage, VP is the primary voltage, is equal to NS divided by NP. This is as such is equal to N, and we call as the transformation ratio. Now this is something which is going to be further significant कि अगर secondary अब open नहीं हुआ, if secondary is not open, then what will happen? Then in the secondary there will be a certain current which will be given by IS, and in the primary there was a current which will be given by IP. So we again come to another very important approximation here. We think of an ideal transformer. In an ideal transformer, what we see is, we see that input power should be equal to output power, which means कि जब हम input में कोई current और voltage produce करते हैं, the same amount of power is transferred to the secondary. I am saying power. Voltage आप बदल सकते हैं, current बदल सकते हैं, लेकिन power will not change. So here, ideal transformer में we will see that input power becomes equal to output power. अब आगे देखिए, आगे चल के हम देखेंगे कि this is ideal but not practical. In practice एक ideal transformer possibility नहीं है, because out of input power में से कुछ power dissipate हो जाएगा. उस dissipation के क्या क्या causes रहेंगे, that we will see, or those dissipated part of the input power will be called as the power loss of the transformer. So you will often see कि in practice the output power will be less than the input power because we have input power doing two things. So ये अगर एक ideal है तो in a practical transformer, so I am saying कि practical transformer में क्या होगा, there will be input power which you provide. This input power will be dissipated slightly, a fraction of it which becomes power loss, and the rest of it जो बाकी बचेगा इस input power में से power loss निकाल के, that will be the output power. So be prepared for that कि आपका जो actual transformer बनने वाला है उसमें आपको ये equation शायद नहीं मिलेगी, but here for the convenience of theory we are assuming it to be so, and power losses will be a separate topic which we will take up during this lecture. अब ये input power और output power जब हम equal बनाते हैं, can I write in place of input power Vp into Ip, and can I write in place of the output power Vs into Is? The answer is yes. Reason being that we have the power being written as the product of potential difference to current. अब ये जो value है, these two values can be further combined in this manner. If I write it as Vs divided by Vp, तो मैंने Vp को shift कर दिया to the right hand side, is equal to Ip divided by Is, और ये जो Vs divided by Vp है, Vs divided by Vp, we have already taken it equal to N. N is transformation ratio. Now come to a step-up transformer. In a step-up transformer, N is greater than 1. Which means from this equation Vs is greater than Vp, but it also means अगर मैं ये वाला equation लेके चलूं that Ip upon Is is equal to N and Ip upon Is is greater than 1, then Ip will be greater than Is. What do you mean by this? This means that in a step-up transformer where transformation ratio is greater than 1, the secondary voltage is greater than the primary voltage, but the primary current is greater than the secondary current. What you have gained in voltage, जो आपने voltage में gain किया, you are losing it here. So you are losing the current. Primary current will be higher than the secondary current, whereas the secondary voltage will be greater than the primary voltage. Let's see now what happens in a step-down transformer. Step-down transformer आपको याद है कि transformation ratio, the number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary, so n is less than 1. When I put n less than 1, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, we have Ip divided by Is less than 1.
सो ये जो रेशियो है VS डिवाइडेड बाय VP इज लेस देन 1. दिस लीड्स अस टू कि VS the voltage in secondary will be less than the voltage in primary. And also अगर यहां से आप देखें the value of IP will be less than IS. So जो आपके पास secondary voltage है that secondary voltage will be less than the primary voltage, जबकि यहां पर IP divided by IS जो आपके पास secondary current है that secondary current will be greater than the primary current, या जो प्राइमरी करंट है इट विल बी लेस देन द सेकेंडरी करंट. सो आपने यहां वोल्टेज तो लूज की, यू हैव लॉस्ट द वोल्टेज, बट हियर यू हैव गेन्ड द करंट बिकॉज इफ द वोल्टेज इन सेकेंडरी इज नाउ लेसर देन प्राइमरी, द करंट इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी. सो आइदर ऑफ दीज सिचुएशंस दे शो कि इन ए ट्रांसफॉर्मर इफ यू आर गेनिंग वोल्टेज यू आर लूजिंग करंट एंड वाइस वर्सा. इफ यू आर गेनिंग करंट यू आर लूजिंग वोल्टेज. तो इसका आप ख्याल रखें दैट सम टाइम्स वी थिंक लाइक दिस कि क्या एक ट्रांसफार्मर कहीं पावर हमारे लिए क्रिएट तो नहीं कर रहा है. क्या आपने उसको यहां से 90 वोल्ट दे दी और उसने 220 वोल्ट बना दिया. यू फील एज इफ इट इज generating power, creating power. No. The word transformation indicates that you are transferring power from one circuit to another circuit. And during that transfer, you are not able to increase or decrease the power. Reason being, you may have to then see that the law of energy, conservation of energy is violated. पर ऐसा नहीं होगा. You will have the conservation of energy very intact, and there will be these two possibilities. You gain on the voltage, you lose the current, and you lose the voltage, you gain the current. So remember that how the current behaves in this circuit. Now thinking about this ratio, transformation ratio, you can understand कि हम जब घर में एक स्टेप रेज करते हैं किस तरह से ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और किस तरह से एक स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जा सकता है. हर ट्रांसफार्मर जो आप अपने आसपास देखते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होता. पर्टिकुलरली जो आप अपने लोकेलिटी में एक लोकेलिटी और कम्युनिटी ट्रांसफार्मर देखते हैं जहां से पूरी लोकेलिटी को सप्लाई जाती है, दैट इज बेसिकली अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिकॉज इट विल रिसीव ए वैल्यू ऑफ से 11,000 वोल्ट और something like 33,000 volt and it will reduce it down. अगर ये 11,000 receive कर रहा है it will reduce it down to either 4,000 or 2,200 volt or 220 volt, something which will depend on the type of application we have. And particularly अगर हमारी application एक domestic circuit है तो domestic circuit के लिए we bring in the potential say difference of 220 volt. So that way it's a step down transformer. Yes, maybe in your home you have a step up transformer, then what you can use. What you see in this is a ordinary commercial transformer जो हम घरों में यूज करते हैं. तो सबसे पहले नोट करें कैपेसिटी 1 किलोवाट. ये इसका वोल्ट मीटर है. यहां आपको एक ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है विच गिव्स द इनपुट. ये जब एक खास वोल्टेज को एक्सीड करता है there is an auto cut in this. ये स्विच आप देख रहे हैं. this transformer can be used in dual mode. इसको हम as step up transformer भी यूज कर सकते हैं और as step down transformer भी यूज कर सकते हैं. right now what I have set it in step up mode. step up mode में जो ये knob आप देखते हैं, this knob we will be using to change the voltage or increase the voltage. अभी आप देखें that it is showing a voltage input of nearly 150. So जैसे हम इस step up mode में जैसे हम इसको बढ़ाते हैं it's going to increase the voltage. तो आप देख सकते हैं that the voltage here is increasing as we go for step up. And then there is a possibility कि जब एक voltage exceed हो जाएगी it will have an auto cut. This is for the protection of various devices जो हम इस पर run करेंगे. और जो इसकी inner construction है that you have already understood that how there is going to be a primary coil, how there is going to be a secondary coil, and how we are going to use a core. So you have seen the outer construction of a commercial transformer. जो इसकी inner construction है उसमें वही 3 essential parts होंगे. एक primary coil होगा, एक secondary coil होगा और एक core होगा. We have the input AC given from the mains.
and we have the output which will be providing to the devices, appliances जो हम इस पर चला रहे हैं, and then along with that there is sometimes a protection for the output जिसको हम auto cut कहते हैं. So there is a auto cut relay inside an auto cut plate which will restrict the voltage to a certain value और उसके beyond नहीं जाने देगा. We come to now the idea of using a transformer. What is the basic requirement of using a transformer? In other words, what are various applications of using a transformer? Some of the very common applications which we find are, देखिए हमारे पास रेडियो रिसीवर्स हैं, हमारे पास टेलीविजन रिसीवर्स हैं, we use computers, we use ACs, AC is a air conditioner. इन सब में कहीं ना कहीं आपने एक ट्रांसफार्मर को यूज किया हुआ. So that's one. Second is that if you see induction furnaces, वहां पर हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. थर्ड इज, अगर आप एक वेल्डिंग आर्क या एक वेल्डिंग मशीन देखेंगे, वहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है. दैट वे यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट एंड यू आर डिक्रीजिंग द वोल्टेज, एंड दिस is what we call as the welding arc. Now in case of the long distance transmission, long distance transmission of AC, let's find out what is utility of a transformer. First we give an example. The example is कि आपको याद है that EMF of a source is equal to potential difference plus IR. ये भी याद हो सकता है, या इसको हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं that potential difference becomes E minus IR. Now this equation tells us कि जब भी हम एक सोर्स की बात करें, जिस सोर्स का EMF E है, उस सोर्स में अंदर कुछ लॉस होगा पावर का, and that will give us a certain potential difference. मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक 10 एम्पियर का करंट है और इस 10 एम्पियर के करंट को मैं 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसमिट करना चाहता हूं, सो दैट द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो इसका पावर होगा, दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू I, दैट इज 1000 वॉट. सो दिस पावर आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट. आई हैव चॉइस विद मी. द चॉइस इज कि या तो मैं 10 एम्पियर को यूज करके 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूं, और I make it 100 ampere and 1 volt potential difference. Again, the power will remain same. So it will be again 100 into 1, say, for example, you are making it 10 volt and 100 ampere. So this will remain again 1000 watt. Or else I make this current as 1 ampere. That means 10 se kam current, or increase the voltage to 1000 volt and transmit, so that power again becomes equal to 1000 watt. So nothing restricts us from using any of these things except one. वो ये है कि जब हम एक कंडक्टर की चॉइस की बात करते हैं, the larger current you want to transfer over a conductor, or the larger current you want to pass through a conductor, the larger the area of cross section is required. क्योंकि आपको यह भी याद होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच इज रो इनटू L by A is such कि रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस. सो ये मेरे पास एक पॉइंट A है, ये मेरे पास एक पॉइंट B है. समटाइम्स these two points A and B may lie at a distance of kilometers, 10, 20, 15. तो अगर ये इतने किलोमीटर अपार्ट हैं, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मैंने लेंथ L का एक कंडक्टर तो बिछा दिया. जो आप ग्रिड देखते हैं, ग्रिड इज जो वायर्स आप देखते हैं पोल्स के ऊपर से पास होती हुई, दे आर कंडक्टर्स ऑफ सम लेंथ. तो मैंने L फिक्स कर दिया. नाउ विद अ सर्टेन वैल्यू ऑफ L, इफ आई यूज अ बिगर क्रॉस सेक्शन एंड अ मटेरियल विद लो रेजिस्टिविटी, वी हैव द ऑप्शन ऑफ आइदर यूजिंग कॉपर और सिल्वर और एल्यूमिनियम और गोल्ड. वी प्रेफर फॉर एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस. थोड़ा सस्ता हो जाता है. By the way, copper would have been better, लेकिन we prefer aluminium because of economy. तो अब हमने एक एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी यहां सब्स्टिट्यूट करके रो की वैल्यू दे दी, लेंथ L की वैल्यू दे दी बिटवीन प्लेस A and B. अब ये फैक्टर आपके पास रह जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. If we are transmitting power from A to B,
मान लो जो हमने यहां पर ईएमएफ दिया दैट वाज ई एट पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए जो है ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है. देन द signal travels from A to B. There is a current I in this wire and it has a resistance R, जो मैंने ये resistance R इसका लिखा है, and this resistance R makes a potential drop from point A to point B. So potential drop from A to B would be equal to IR. So ये यहां पर क्या डिलीवर होगा, जो यहां पर EMF है वो पहले E था, so it will be equal to E minus IR. IR is the potential drop, so इसमें से मैंने subtract कर दिया IR that is taking place at along this. अब देखिए जहां हम पावर की बात करते हैं, what is power at B? Power at B, so it will be I into E minus IR. ये जो है there is something like V into I. So V is equal to जैसे हम यहां लिख रहे हैं, so this V is equal to this is V into I, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I into E minus I square R. So अगर आप ये देखें कि what is this I into E is कि from point A we started with a current I, the EMF was E, so this is power at A minus I square R. What does this I square R now represent? This I square R represents a power loss. So it represents the loss of power which has taken place along the distance AB. So power loss is simply equal to I square R, and you can see that power at A minus power loss will give you the power at B. अब आप देखते हैं कि there are now two options of reducing this power loss. So power loss can be reduced. There is option A by reducing I. I is current. Option B by reducing R. What's R? R is resistance. Resistance के लिए मैंने आपको कहा कि there is a trade-off between the economy and the amount of resistance which we decrease to. तो जितना आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहोगे उतना आपका कंडक्टर और थिक बनाना पड़ेगा, and thicker conductor will mean probably a higher cost of the conductor. तो हम एक ट्रेड ऑफ कर लेते हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ले लेते हैं कि यू कैन डू इट बोथ वेज, कि आप कंडक्टर के रेजिस्टेंस को भी कम कर दीजिए, आर को भी डिक्रीज कर दीजिए टू अ सर्टेन वैल्यू, और आई को भी डिक्रीज कर दीजिए. अब आई को डिक्रीज करने का क्या तरीका है? ट्रांसफार्मर. तो जो पॉइंट ए पर हम यहां एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, दैट ट्रांसफार्मर हैज टू बी a step up transformer. So the transformer at point A has to be step up transformer. What it does? The step up transformer increases the voltage but decreases the current. So you have now the decrease in current and the decrease in resistance, both factors doing together a saving of the power. You are saving the power loss, you are decreasing the power loss. In the typical applications, a generating station may increase the voltage at the time of transmission to nearly 33,000 volt. And on the sites, when it reaches the site of consumption, it may be reduced in phases, in phase manner, from 33,000 to 11,000, from 11,000 to 4,000, from 4,000 finally to 220. That way, जो आपके पास एक लोकेलिटी का ट्रांसफार्मर है वो एक सिटअप डाउन ट्रांसफार्मर है, और जो एक स्टेशन, जो जनरेटिंग स्टेशन है जिसको आप पावर हाउस कहते हैं, जो वहां पर ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है वो एक सिटअप अप ट्रांसफार्मर है. हमारा पर्पस क्या है? इन दिस केस द पर्पस इज टू सेव द पावर लॉसेस, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद द करंट ट्रांसमिशन सिस्टम, कि जो हमारे पावर लॉसेस हैं वो फेयरली कंसिडरेबल है. That means we are usually losing the energy to the tune of nearly 25 to 30% because of this power loss. After adopting these means, we still have some loss.
The ideas of superconductors and others, which may strike your mind as the means of reducing or making this power loss zero, remain so far the ideas confined to our laboratories. In laboratories they work very well, लेकिन जब हम उनको एक कमर्शियल, एक लॉफ्टी और एक प्रैक्टिकल स्केल पर अप्लाई करने की बात करते हैं, there the cost of maintaining the temperature below the critical point or critical temperature becomes too high. So that has not struck the industrial and the commercial practices as yet, but in laboratory, yes, we have options of making nearly zero power loss. Now we will come to two concepts: the concept of efficiency of a transformer and the ways power loss takes place. So in what manners the power loss takes place, and do we have some means of reducing the power loss in the construction of a transformer? So I am not referring now to the power loss occurring in the transmission line. I am referring to the power loss occurring inside the transformer while the transformation is taking place. अभी आपने देखा कि the use of transformer in long distance transmission is probably essential. So we come to it now. Now we take up the power losses in a transformer. That means during the process of transfer of energy from the primary to the secondary by utilizing a core, how the power is dissipated. Dissipated power हम उसको कहते हैं जो किसी फॉर्म, जो एनर्जी किसी फॉर्म की तो है लेकिन हमारे लिए यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है. जैसे एक ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक हमिंग नॉइज, एक साउंड आती है. दैट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट अकाउंट्स फॉर सम energy which is converted into sound, but sound is not useful to us, so we call it as the power dissipation. Power dissipation. So the first loss which we see is sometimes called as the loss due to flux leakage. When I say flux, we are referring to magnetic flux which is produced in the primary. तो ये मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है जहां पर हमने फ्लक्स या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है. दिस इज प्राइमरी एंड वी वांट टू शिफ्ट दिस टू द सेकेंडरी. और जो हमारे पास रूट अवेलेबल है, दैट रूट इज मेनली दिस वन. इस रूट के थ्रू, जिसको हम कोर कहते हैं, हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं. नाउ एवरी assumption we make कि सारा का सारा फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा इज नॉट प्रोबेबली करेक्ट. इट मे गेट लिंक्ड to something like this, तो ये बाहर भी जा सकता है. Here it may probably get lost to the outside surroundings in the sense that some flux will not be connected from primary to secondary, and that leakage or that loss of flux is actually a loss of energy, and this energy we are not able to recover back. So this becomes one of the losses जिसको हम flux leakage loss कहते हैं. इसको reduce किया जा सकता है by adopting a transformer construction of this manner. This is how we can redesign the core of the transformer. एक middle arm आप देख रहे हैं. On this middle arm I have tied up the primary. तो ये primary इस middle arm पर हमने बांधा है. Then I have tied up secondary on the same arm. This is secondary. So that whatever flux now leaves the primary has to go either this way, और जो पहले लीक हो रहा था दूसरी साइड से, उसको मैंने यहां से ऐसे वापस सेकेंडरी तक पहुंचाया. So this kind of figure 8 type of transformer core is sometimes suitable for reducing this loss, even though we will not be able to eliminate it 100%, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है. We can reduce the flux leakage. The second loss is what we call as the copper loss. Copper loss is also called as the Joule loss. Copper loss. ये कॉपर लॉस क्या है कि जो कॉपर वायर हम एक प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाने में यूज कर रहे हैं, इस कॉपर वायर में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. दैट हीटिंग इफेक्ट इज गिवन बाय I square RT. So what is H? H is heat produced, I is current either in the primary or in the secondary, R is resistance of this wire, and T is the time during which the current flows. So H equal to I square RT is the copper loss. अब इस कॉपर लॉस को हम
कैसे कम कर सकते हैं? We can always choose upon a wire whose resistance is low. So ideal would have been to use silver or copper, say better conductors, gold, but that cost comes in. उसमें cost economy नहीं रहती. लेकिन एक मार्केट में जो चीपर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें एल्यूमिनियम यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ कॉपर, क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर although its resistivity is higher than copper. So that way we have to be careful in choosing a good quality conductor. अगर आप एक अच्छे ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, it will try to keep this resistance low by choosing a good conductor as a good quality of copper for the purpose of making the input and the output coils. Now the third loss is what we sometimes call as the hysteresis loss. Hysteresis पर there is a adjoining video which I am attaching with this video or video lecture which we have done in the magnetic effects of current. Here we see कि हम hysteresis एक phenomenon को कहते हैं जहां पर जो कोर है, जो इस ट्रांसफार्मर का कोर है, उस कोर को पहले मैग्नेटाइज किया जाता है, फिर वही कोर डीमैग्नेटाइज होता है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है. फर्स्ट द करंट इज पॉजिटिव, देन इट बिकम्स नेगेटिव. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन. ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इट इज ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल. लेकिन व्हाइल कमिंग फ्रॉम द मैग्नेटाइज्ड स्टेट टू डीमैग्नेटाइज्ड स्टेट it becomes something like this कि this process is not faithful. ये कुछ magnetism retain करके रखता है. That retention which we call as residual magnetism becomes a loss. तो उसका हमारे पास एक आप देखेंगे इस adjoining जो इसमें साथ में attached एक वीडियो होगा, उसमें आप देखेंगे कि if we choose upon a material whose BH loop is thin like soft iron, we can save upon the hysteresis loss. So again, the choice of material becomes significant in that case. Then there is the fourth, which we call as the eddy current loss. Eddy current loss, जिसको हम iron loss भी कहते हैं. What are eddy currents? उस पर भी you will see another video, small video lecture, which will be done in this series. तो वहां आप देखेंगे कि एडी करंट्स की जो अकरेंस है कि जब हम एक बल्क मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं विच इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इनसाइड दैट बल्क मेटल एंड इम्पीटस टू इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स को एक मौका देता है टू मेक वेरी लॉफ्टी पाथ्स, क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ देगा और दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन बिकम a huge current because of the changing magnetic field. We can get this reduced by, instead of using a bulk material, we laminate it. मैंने इसको एक शीट लिया, उस शीट के बीच में एक इंसुलेटर रख दिया. इंसुलेटर आप पेपर की एक शीट रख सकते हो, वैक्स रख सकते हो, कोई ये भी रख सकते हो, आप कोई वार्निश रख सकते हो. तो फिर मैंने एक और शीट ले ली, फिर मैंने एक और शीट ले ली. तो अगर आप एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे, आप देखेंगे कि जो उसका कोर है वो कोर कुछ लैमिनेटेड शीट्स का बना होता है. सो दोज लैमिनेटेड शीट्स मेक अप द कोर इन दिस मैनर कि अगर इसमें आप देखेंगे, सो दिस इज वन ऑफ द शीट्स, सेकंड शीट, थर्ड शीट, फोर्थ, फिफ्थ, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सो हियर वी हैव द कोर मेड आउट ऑफ द laminations. So the laminations can minimize. This is the input wire. Similarly, this will be the output or the secondary. This is the primary. तो ये जो laminations हैं, they cut down the size of bulk metal available to electron for making very huge paths or very huge currents inside the core. But even if we are using a laminated core, there is still some loss of energy due to eddy currents which are set up. And this eddy currents as such can somewhere become useful also to us. कई बार ये हमारे लिए यूजफुल भी बन सकते हैं, but in case of transformer they become harmful or dissipative as they convert some amount of useful energy into the heat. And the last is humming loss. Humming loss is that there is a lot of electrical processes which are occurring inside the core and inside the input or the say primary coil and secondary coil, or there is, as we see, the flow of electrons, there are collisions among the electrons and the
ions inside the metal, which you are already aware of as a flow of current, the model which we adopt for flow of current, free electron theory. तो उस सारे processes की वजह से there is noise produced, and that noise is sometimes what you see as the humming loss. ये humming loss सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मर्स में ही सुनाई नहीं देगा. Even if you go very close and with a sharp ear try to listen to the conductors जो आपके otherwise grid बनाते हैं, उनमें भी ये हम आपको जरूर सुनाई देगी. So these are the losses of the causes of losses in a transformer. Finally, we talk about the efficiency of a transformer. Efficiency of a transformer or any device as such is defined as the output power divided by the input power. So I can say this is output power divided by input power. In case of an ideal transformer, we have taken them equal. We have taken the output power Vs into Is divided by input power as Vp into Ip. We have taken them equal. So efficiency of an ideal transformer, this is for an ideal transformer, is equal to 1 or 100%. But in case of any other transformer which is not ideal, what you see that output power would be equal to input power minus power losses, so that this difference, that the value of output power is less than the input power, output power is less than the input power, will lead to an efficiency denoted by eta less than 1. So actual transformer will never be 100% efficient, it will be efficiency less than 1. But still, a transformer happens to be one such electrical device which we have made with one of the highest possible efficiencies. This value of eta can still be somewhere between 0.95 and 0.98, which is a very large value compared to other machines and other devices which we make. So that way we say its efficiency could be anywhere somewhere 95% or 90% or 92%, but only in case of an ideal transformer the efficiency will be equal to 100%. Thank you.